डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इकाई 11 आत्मकथा पढ़ेंगे। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। इस पेपर में जिन विधाओं का समावेश किया गया है वह इस प्रकार हैं: निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त, रेखाचित्र, पत्र साहित्य, डायरी एवं रिपोर्टाज आदि हैं, जिसमें से आज हम आत्मकथा अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र पर बात करेंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के इसमें से उद्देश्य जान पाएंगे, प्रस्तावना जान पाएंगे, आत्मकथा का अर्थ, स्वरूप एवं हिंदी में विकास जान पाएंगे, लेखक परिचय, जीवन परिचय, कृतित्व परिचय, आत्मकथा अपनी खबर का परिचय जान पाएंगे और सारबिंदु क्या है उसके बारे में जान पाएंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्नावली में आपको सहायता मिलेगी और आप उपयोगी पाठ्य सामग्री को भी समझ पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप बीए के लिए हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में चतुर्थ प्रश्न पत्र की इकाई 11 पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हिंदी साहित्य की विधा आत्मकथा का अर्थ एवं स्वरूप को जान सकेंगे, हिंदी साहित्य में आत्मकथा के विकास को जान सकेंगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अपनी खबर आत्मकथा की विषय वस्तु, कथावस्तु को जान सकेंगे, जिसकी प्रस्तावना है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत सन 1850 ईस्वी से मानी जाती है। आधुनिक काल पिछली 2 सदियों से विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है, जिसमें गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। काव्य में जहाँ इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग कहते हैं, इसी प्रकार गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल युग व प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ जो पहले या तो थी ही नहीं या फिर इतनी विकसित नहीं थी कि उनको साहित्य की एक अलग विधा का नाम दिया जा सके। धीरे धीरे डायरी, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा, लेखन आदि के हिंदी साहित्य में विकास को देखकर उन्हें स्वतंत्र विधा का दर्जा प्राप्त हुआ। आत्मकथा भी हिंदी साहित्य की स्वतंत्र एवं विकसित गद्य विधा है। इसका विकास आधुनिक काल के भारतेंदु युग से हुआ है। आत्मकथा का अर्थ, स्वरूप एवं हिंदी में विकास। आत्मकथा लेखन में लेखक के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते हुए उसको सच माना जाता है, क्योंकि उसके लिए लेखक स्वयं साक्षी एवं जिम्मेदार होता है। आत्मकथा लेखन आत्मकथाकार के जीवन के व्यक्तित्व उद्घाटन, ऐतिहासिक तत्वों की प्रामाणिकता तथा उद्देश्य के कारण महान होता है। आत्मकथा का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण करना, आत्मपरीक्षण करना तथा उसके साथ अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना होता है। आत्मकथा लेखक इसके द्वारा आत्मांकन, आत्मपरिष्कार तथा आत्मोन्नति भी करना चाहता है। आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी शब्द प्रचलित है, जबकि लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा को परिभाषित करने से पहले इस शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ को जान लेना चाहिए। आत्म शब्द यह आत्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है स्वयं का। आधुनिक हिंदी शब्दकोश में आत्मकथा शब्द स्त्रीलिंगी संज्ञा में लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। यह संस्मरण से मिलती जुलती लेकिन भिन्न है। जहाँ संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज,
परिस्थितियों व अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहाँ आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मकथा को इस प्रकार परिभाषित किया है, आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता, कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन अपने गत जीवन के खट्टे मीठे, उजाले अंधेरे, प्रसन्न विसर्ण, साधारण असाधारण संचरण पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है। अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य संबंध सूत्रों का अन्वेषण करता है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा भारतेंदु युग हिंदी गद्य के बहुमुखी विकास का युग है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखने का श्रेय बनारसी दास जैन को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1641 ईस्वी में अर्ध कथानक शीर्षक से आत्मकथा लिखकर इस विधा का परिचय कराया। इससे कहा जाता है कि इस विधा का बीजारोपण 17वीं शताब्दी में ही हो गया था, परंतु वास्तविक विकास आधुनिक काल में भारतेंदु युग से हुआ है। भारतेंदु जी स्वयं 1910 ईस्वी में कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक आत्मकथा लिखकर इस विधा का सिरगणेश किया था। प्रताप नारायण मिश्र, सुधाकर द्विवेदी, दयानंद सरस्वती, अत्यानंद अग्निहोत्री, अंबिका दत्त व्यास तथा स्वामी श्रद्धानंद इस युग के प्रमुख आत्मकथाकार हैं। इसके बाद द्विवेदी युग में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आत्मकथा शीर्षक लिखकर इस विधा पर अपनी कलम चलाई तथा इसे विकसित रूप प्रदान किया। इसके पश्चात परमानंद द्वारा लिखित आप बीती, राम प्रसाद बिस्मिल की मैं क्रांतिकारी कैसे बना आदि आत्मकथाएं प्रकाशित हुई। द्विवेदी युग के अन्य आत्मकथाकारों में इंद्र विद्या वाचस्पति, भवानी दयाल सन्यासी आदि नाम विशेष महत्व के हैं। द्विवेदी युग के पश्चात बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी तथा प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका हंस का आत्मकथा विशेषांक सन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, विनोद शंकर व्यास, वियोगी हरि, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामदरस मिश्र, भीष्म साहनी, बाबू गुलाब राय, सेठ गोविंद दास, देवराज उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन आदि विद्वानों ने आत्मकथा की रचना करके इस विधा के विकास को तीव्र गति प्रदान की। छायावादोत्तर काल में जीवन साहित्य के समान इस युग में आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति भी पर्याप्त बलवती रही। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों ने अपनी आत्मकथाएं लिखकर इस विधा को समृद्ध किया। आधुनिक काल के पहले 3 कालखंडों की तुलना में इस कालखंड में साहित्यकारों की आत्मकथाएं अधिक संख्या में प्रकाशित हुईं। कवियों, कथाकारों, आलोचकों आदि सभी ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। हरिबाऊ उपाध्याय की आत्मकथा साधना के पथ पर में लेखक ने सन 1892 से सन 1945 तक के जीवनानुभवों को लिपिबद्ध किया है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा 5 खंडों में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई। सन 1947 ईस्वी के बाद आत्मकथा का विकास और अधिक हुआ। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का प्रकाशन लखनऊ से 3 खंडों में हुआ है। छठे दशक के प्रारंभ में ही पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर प्रकाशित हुई। अपनी खबर में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने मुक्तबोध से आत्मीय और आकुल आवेग के साथ अपनी अजीब जिंदगी में आए कुछ प्रमुख व्यक्तियों के चरित्र की गहरी छानबीन की है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा अत्यंत लोकप्रिय है। आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मोहनदास नैमिषारय अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, मैत्रेयी पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे, तुलसी राम की मुर्दैया और शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल हैं। अब लेखक परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय के बारे में पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता की मौत इनकी बाल्यावस्था में ही हो गई थी, अतः इनकी पढ़ाई अधिक नहीं हो पाई। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने चुनार के चर्च मिशन स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्राप्त की थी।
छोटी उम्र में ही इन्होंने रामलीला मंडलियों के साथ देश के अनेक भागों की यात्रा की, जिससे जीवन की वास्तविक पाठशाला में ही उनको असली शिक्षा प्राप्त हुई। इस यात्रा में ही इन्होंने जीवन को निकट से देखा, परखा और विविध अनुभव हासिल किए। पांडे बेचन शर्मा स्वभाव से अलमस्त और मनमौजी थे। सन 1920 ईस्वी से पांडे बेचन शर्मा उग्र आज दैनिक में लिखने लगे, जिससे इनके पत्रकार जीवन का प्रारंभ हुआ। ये मुंबई के सिनेमा में भी काफी दिनों तक रहे। इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सच्चाई को बिना लाग लपेट के बड़े साहस के साथ किंतु सपाट बयानबाजी से प्रस्तुत किया। सन 1967 ईस्वी में दिल्ली में उग्र जी का देहांत हुआ। कृतित्व परिचय पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने अपनी रचनाओं में समाज के उस वर्ग को अपने साहित्य का विषय बनाया जिसे दलित या पतित वर्ग कहते हैं, और उसको दर्शाने में उन्होंने किसी प्रकार के सील या अभिजात का परिचय नहीं दिया। इन्होंने कलकत्ता के मारवाड़ी समाज को भी अपने साहित्य का विषय बनाया। उग्र जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: उपन्यास बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत आदि पांडे जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आत्मकथा अपनी खबर, कहानी संग्रह है रेशमी, व्यक्तिगत, सन की अमीर, चिंगारियाँ, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, दोजख की आग, उग्र का हास्य, निर्लज्जा, बलात्कार, चॉकलेट, इंद्रधनुष, कला का पुरस्कार इत्यादि उग्र के अनेक कहानी संग्रह समय समय पर प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश अब उपलब्ध नहीं हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कई रचनाएं ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ रचनाएं पुनः प्रकाशित भी हुईं, लेकिन उग्र का संपूर्ण कथा साहित्य एक साथ संकलित नहीं है। उग्र जी के साहित्य और इसके साथ साथ हिंदी कथा साहित्य के विकास को समझने के लिए उनकी सारी कहानियों का एक साथ प्रकाशन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आत्मकथा अपनी खबर का परिचय। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा हिंदी में लिखी गई एक आत्मकथा है। यह आत्मकथा नैतिकता के धरातल पर अपने उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। एक तरफ इस आत्मकथा पर अश्लील होने का आरोप लगा, तो दूसरी ओर उग्र की आत्माभिव्यक्ति को तुलसी और निराला के आत्मवेदना के समकक्ष भी रखकर पढ़ा गया। इस आत्मकथा में उग्र जी ने अपने बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की उन तमाम गतिविधियों का अकुंठ और अनावृत वर्णन किया है जिसे समाज में वर्जित माना जाता है। इसमें पाठक को आत्मवेदना के साथ साथ आत्मव्यंग का भी आभास मिलता है। इस आत्मकथा में बचपन के उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उग्र उपनाम मिलने से लेकर रामलीला में देखी गई अनैतिकता, स्कूली दिनों के संघर्ष और सहपाठियों के सहयोग का वर्णन है। उग्र ने अपनी आत्मकथा में अपने 5 गुरु बताए हैं। पहले उनके उद्दंड भाई त्रिदंडी, जिन्होंने तमाम बुराइयों के बावजूद उनको भीतर लिखने का शौक जगाया। दूसरे कमलापति त्रिपाठी के भाई काशीपति त्रिपाठी, जिनसे उन्होंने सहृदयता सीखी। तीसरे लक्ष्मी पत्रिका के संपादक व हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के सदस्य लाला भगवान दीन, जिनसे उन्हें दृष्टि मिली। चौथे दैनिक आज के संपादक बाबूराव बिसरू पराडकर, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें राह दिखाई बल्कि उनकी अनेक रचनाओं का संस्कार, परिष्कार व प्रकाशन भी किया। और पांचवें प्रभा के संपादक कृष्णदत्त पालीवाल, जिनसे उन्हें उत्साह प्राप्त होता है। अपनी खबर आत्मकथा का प्रकाशन सन 1960 ईस्वी में हुआ था। अपनी खबर कथा वस्तु। अपनी खबर आत्मकथा की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। लेखक ने अपनी आत्मकथा को 17 अध्यायों में लिखा है। इन 17 अध्यायों में उग्र जी ने अपने जीवन के 21 वर्षों की कथा बताई है। इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने तथा औरों के सही रूप को पहचानने की कोशिश की है। लेखक मनुष्य और मनुष्य के भीतर छिपे पशु को भी पहचानना चाहता है। आत्मकथा के प्रमुख अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं: धरती और धान, चुनार, नाना भागवत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित बाबूराव बिसरू पराडकर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बनारस और कलकत्ता, जीवन संक्षेप इत्यादि।
अपनी खबर के प्रथम अध्याय की बात करें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्षों की घटनाओं से कसमसाती कहानी सुनाना चाहते हैं। उनके जीवन के 60 साल समाप्त हो गए थे। उग्र जी का जन्म सन 1957 ईस्वी में पौष शुक्ल अष्टमी की रात 8:30 बजे हुआ था। उनके पिता का नाम बैजनाथ पांडे था। वे एक ब्राह्मण थे। उग्र जी की माता का नाम जय कली था। उग्र जी ने प्रथम अध्याय में अपने जीवन का परिचय देते हुए बताया कि उनके 1 दर्जन बहन भाई थे, जिनमें अधिकतर पैदा होते ही या साल 2 साल के होते होते प्रभु को प्यारे हो गए थे। अतः उनके जन्म पर कोई उत्साह प्रकट नहीं किया गया। उग्र जी को जन्मते बेच डाला था, वो भी केवल टके पर। अलबत्ता जन्मजात बिका का बिल्ला जैसा नाम गले मढ़ा गया, बेचन। बेचन नाम वैसा नहीं जिसे ओम प्रकाश की तरह भारत प्रचलित कहा जाए। 60 वर्ष की उम्र में उग्र जी को ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाम नहीं तिलस्मी गंडा है, जिसके आगे काल का हथकंडा भी नहीं चल पा रहा है। उग्र जी जब बोलना भी नहीं सीखे थे कि पिता का स्वर्गवास हो गया, और उसके बाद वे अपने बड़े भाई के पास आए जो विवाहित थे और पिता के बाद घर के पालक थे। उग्र जी अपनी इस आत्मकथा में उस गली की भी कहानी बताते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया था। सद्दूपुर मोहल्ले की एक गली, बाभन टोली गली में 2-3 घरों को छोड़ बाकी खाते पीते एकाध तो पूंजी वाले भी थे, और एक उग्र जी शानदार भिखारी सड़क पर कपड़े फैलाया गलियों में भीख मांगते हैं, और लोग ब्राह्मण जानकर उनके घर भीख पहुंचा जाते थे। यह कथा 55 वर्ष पूर्व की थी। उग्र जी को ब्राह्मण ब्राह्मणी से शूद्र शूद्राणी अधिक आकर्षक जान पड़ते थे। एक बार जब एक वेश्या का प्रवेश उग्र जी के घर हुआ था, मोहल्ले के आधे दर्जन मन चले ब्राह्मण युवक उस वेश्या से मिलने उग्र जी की यहाँ आ जमते थे। उग्र जी को यह पसंद नहीं था। उग्र जी का भाई नशा भी करता और घर के सभी सदस्यों को मारता। भाई का यह आचरण उग्र जी को पसंद नहीं था। जब उग्र जी ने पढ़ना शुरू किया तब उन्होंने अपने एक मित्र की हनुमान चालीसा चुरा ली थी। धीरे धीरे वे रामलीला मंडली में जुड़े। इस प्रकार प्रथम अध्याय में उग्र जी अपने जीवन के जन्म तथा बाल्यावस्था का वर्णन करते हैं। धरती और धन दूसरा अध्याय है। इस अध्याय की शुरुआत में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी अपनी माता जयकली, जिन्हें वे आई पुकारा करते थे, उनसे कहते हैं, उग्र जी यह कहना चाहते थे कि मेरी जननी इस कदर अनपढ़ थी कि जो सार्थकता उन्हें उर्द जी में मिलती थी वह उग्र जी में नहीं मिलती थी। उनकी माता उन्हें उर्द कहकर पुकारती थी। उग्र जी को अपनी माता से पता चलता है कि उनके पिताजी चुनार के खासे धनिक वणिक बिहारी साहू के राम मंदिर में वैतनिक पुजारी थे। क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मात्र एक झलक उग्र जी की आंखों में है। उग्र जी की चाची का उग्र जी पर वात्सल्य था। उग्र जी 16 वर्ष के थे तब भी उनकी मां उन्हें मारने को ललकती थी। उग्र जी की आई पर क्रोधनी थी, साथ ही परम भोली। जब उग्र जी का भाई परदेश होता, घर में एक भूनी भोग भी ना होती, तब उग्र जी की आई मुहल्ले टोले में जाकर किसी से मन आधमन गेहूं ले आती, एक निहायत करुण गीत गाती हुई भाभी के साथ उसे पीसती। तब कुछ पैसे मिलते और उनके घर चूल्हा जलता। मुंह निवाले लगते। उग्र जी खुश हो चहकने लगते और उनकी आई कहावन सुनाकर खुश हो जाती। पेट में पड़ा चारा तो नाचने लगा बेचारा। चुनार इनका तीसरा अध्याय है। इस अध्याय में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी रामचंद्र के जीवन के साथ अपने जीवन की बात करते हैं। उग्र जी कहते हैं, रामचंद्र भगवान अयोध्या नगरी में पैदा हुए थे, जो पवित्र तीर्थ मानी जाती है। मैं चुनार में पैदा हुआ, जो काशी के कलेजे और गंगा तट पर होकर भी त्रिशंकु की साया में होने से तीर्थ नहीं है। प्रस्तुत अध्याय उग्र जी अपने जन्म स्थान चुनार का वर्णन करते हैं। भले ही चुनार तीर्थ का स्थान नहीं है, फिर भी चुनार उन्हें अयोध्या और साकेत से भी अधिक प्रिय है। उग्र जी कहते हैं, सारी अयोध्या में जितने गढ़े गढ़ मंदिर मूर्तियां हैं, उतनी और चढ़ादी यानी चुनार की अनपढ़ पार्वतीय विभूति के बाएं चरण की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से निकाली जा सकती है। प्रस्तुत अध्याय का अभिप्राय यह है कि महाकवि ने जिस अयोध्या का वर्णन किया है वस्तुतः वह आज का नहीं त्रेता युग का है। फिर भी उसकी सफाई, रोशनी, छिड़काव,
जनता को तरह तरह से सुख पहुंचाने का सक्रिय निश्चय आज के कलकत्ता, बम्बई ही नहीं, न्यूयॉर्क की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आगे आज भी प्रसन्न चुनौती जैसा है। नामा भागवत दास। इस अध्याय में सन 1910 ईस्वी की बात कही गई है, जब भारत पाकिस्तान एक थे। साधु नागा भागवत दास का परिचय यहाँ करवाया गया है। एक रामलीला मंडली थी जिनको मिंट गुमरी के दर्शनार्थियों ने अपने यहाँ रामलीला दिखाने के लिए आग्रह किया था। अयोध्या से जो रामलीला मंडली थी वे सभी लीलाधारी थे, कुल मिलाकर 47 थे। असल में ये लीलाधारी नागा महंत भागवत दास महाराज की जमाता यानी दामाद थी। साथ में एक घोड़ा भी था जो महंत भागवत दास जी का था। भागवत दास जी एक आंख से काने थे। साधु जमात और रामलीला मंडली की मूर्तियों की सम्यक आर्थिक व्यवस्था महंत भागवत दास के ही हाथों में थी। मिंट गुमरी के भक्तों ने रामलीला भूमि के निकट ही मंडली वालों के ठहरने की व्यवस्था की थी। उग्र जी और उनके बड़े भाई साहब भी इसी मंडली में काम करते थे। महंत भागवत दास हिम्मत वाले, जीवट वाले साधु महात्मा थे। तभी तो सन 1910 ईस्वी में सीमांत प्रदेश के विख्यात शहर बन्नू में जाकर रामलीला दिखाने की जुर्रत की उन्होंने। बन्नू में अनेक सरहदी सौगात संग्रह करने के कारण उग्र जी और उनके बड़े भाई चुनार लौट आए। उग्र जी के आग्रह करने पर भी उनके मझले भाई और माता जी ने चुनार आना स्वीकार नहीं किया। राम मनोहर दास एक अध्याय है। इस अध्याय से उग्र जी ने मंडली को छोड़कर जब चुनार वापस आए, वहां से लेकर राम मनोहर दास की मंडली में शामिल होने तक का वर्णन किया है। उग्र जी जब चुनार आए, फिर अयोध्या से मझले भाई श्री चरण पांडे उर्फ सिया रामदास ने उन्हें पत्र दिया था कि वह इन दिनों महंत राम मनोहर दास की मंडली में हैं। महंत जी मालदार थे, साथ ही भागवत दास कानिया से कहीं उदार। उग्र जी ने भाई के आग्रह पर राम मनोहर दास की मंडली में जुड़ जाते हैं। भानु प्रताप तिवारी और बच्चा महाराज। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने अपनी आत्मकथा में भिन्न भिन्न अध्यायों में अपने जीवन से जुड़े व्यक्तियों का भी साथ साथ वर्णन किया है। इस अध्याय में उग्र जी ने भानु प्रताप तिवारी की बात कही है। जब उग्र जी 7 वर्ष के थे, वे 60 के रहे होंगे। भानु प्रताप तिवारी का प्रभाव उग्र जी पर सारे जीवन रहा। बचपन से ही उग्र जी के मोहल्ले में 2 हस्तियां ऐसी थीं जिनका प्रभाव उन पर सारे जीवन रहा। एक तो भानु प्रताप तिवारी और दूसरे महादेव उर्फ बच्चा महाराज। बच्चा महाराज 40 की उम्र के थे जब उग्र जी 7 बरस के थे। पंडित जगन्नाथ पांडे और लाला भगवान दीन। जब पांडे बेचन शर्मा उग्र 14 साल के थे, वे रामलीला मंडली से छुट्टी मनाने बड़े भाई के संग चुनार गए थे। इस बार जब उग्र जी घर पर आए तो कहीं उन्हें ऐसा लगा कि उनका सौभाग्य जागा है, क्योंकि उनके चाचा और चाची ने उन्हें गोद लेने का निर्णय किया था। उग्र जी के चाचा ने उनकी शिक्षा दीक्षा का निर्णय किया। फलतः 14 वर्ष की वय में चुनार में चर्च मिशन स्कूल में उनका नाम 3rd क्लास में लिखाया गया। 6th क्लास में आए तब उनके चाचा को एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, सो उग्र जी को पुनः गैर जिम्मेदार भाई के पास जाना पड़ा। फीस की कमी, कपड़ों की कमी, खाने की कमी, राशन की कमी। उग्र जी बताते हैं कि उनके 5 गुरु थे। उन 5 में एक उनके ज्येष्ठ भाई को भी मानते हैं। फिर काशीपति त्रिपाठी, लाला भगवान दीन और विष्णु पराड़कर के शुभ नाम हैं। उग्र जी ने चाचा से कहकर पुनः स्कूल आरंभ की। एक दिन गांधी जी के जन्मदिवस पर स्कूल के हाल में सभा हुई थी। वहीं पर उग्र जी ने महात्मा जी पर एक तुकबंदी पढ़ी थी। तब तालियों की गड़गड़ाहट सभा में, और दूसरे ही दिन पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हिंदू स्कूल में मानवीय कवि। उग्र जी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हीं घटनाओं के निकट उग्र जी का परिचय कमलापति त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लाला भगवान दीन से हुआ था। बनारस और कलकत्ता। इस अध्याय में उग्र जी चुनार से जब वे बनारस पढ़ने गए उसका वर्णन किया है। जब वे बनारस पढ़ने गए तब अपने सामाजिक स्टेटस पर बड़ा ही लज्जित जैसा महसूस किया। बनारस से फिर उग्र जी कलकत्ता चले गए थे। कलकत्ता जाकर उग्र जी को लगा कि राष्ट्रीय रण के इस मौके पर कलकत्ता में अकारण ही आए, उन्हें पुनः बनारस ही लौट जाना चाहिए। बनारस में तो फिर भी उनका व्यक्तित्व विकसित हो रहा था, लेकिन कलकत्ता में तो उग्र जी नौकरी करने के भी काबिल नहीं थे। तभी विश्वनाथ जी ने उन्हें बनारस बुला लिया था। कुल आत्मकथा का सार बिंदु यह है
कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप आत्मकथा लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट और साहस के साथ सपाट बयानबाजी से प्रस्तुत किया है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन सन 1960 ईस्वी में हुआ था। यह आत्मकथा नैतिकता के धरातल पर अपने उन्मुक्त अभिव्यक्ति में उग्र जी ने अपने बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की तमाम गतिविधियों का अकुंठ और अनावृत वर्णन किया है, जिसे समाज में वर्जित माना जाता है। अपनी खबर आत्मकथा के 17 अध्यायों में उग्र जी ने अपने जीवन के 21 वर्षों की कथा बताई है। इसी के साथ यह आत्मकथा का विशेषांक समाप्त होता है और आत्मकथा को लेके द्वंद्व होता है। रेखाचित्र, रिपोर्टाज, तो इन सब को लेके आपस में द्वंद्व है, उन द्वंद्वों को भी समझना चाहिए। जीवनी ऐसी होती है जो किसी के भी द्वारा किसी श्रेष्ठ पुरुष के बारे में लिखी जाती है, लेकिन आत्मकथा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मकथा में लेखक स्वयं केंद्र में होता है और वह स्वयं अपने बारे में ही लिखता है, जबकि जीवनी में एक जीवनीकार स्वयं के बारे में न लिखकर किसी श्रेष्ठ पुरुष के बारे में, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में लिखता है। तो जीवनी और आत्मकथा के बीच यह थोड़ा अंतर है, जिसे भी हमें ध्यान रखना है। और यह सारा आपके इस इकाई में है, इस पूरे अध्याय में है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हम अगली इकाई को लेकर अगले कड़ी में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः परः